हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 12वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को, जिसमें 4 ऑप्शन से एक सही वर्ड को चुनकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। CISF LDC में इस सेक्शन से 10 क्वेश्चन आते हैं। आप रेगुलर मेरे इस सीरीज को सॉल्व करते रहिए। मैं दावा करता हूं आप एग्जाम में काफ़ी बेहतर करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months, इसके बाद है डैश। तो ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। विल लीव ऑस्ट्रेलिया यानी मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ दूंगा। कब? 3 महीना होने से पहले, यानी कि बिफोर 3 months हैव पास्ड। यहाँ पर सही होगा। देखिए, कभी भी सेंटेंस इस प्रकार से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, और इसके बाद जब कोई वर्ड होता है तो वह होता है प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि देखिए, दिया गया है आई, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। विल हो गया, यानी विल या सेल में से कोई एक यहाँ लगा हुआ है। लीव ऑस्ट्रेलिया, तो लीव जो है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months, ये हो गया अदर वर्ड्स, और यहाँ लास्ट में जो होगा वह होगा ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड। देखिए, कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में विल या सेल लगाकर फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद का जो मॉडल वर्ब आता है यह प्रेजेंट टेंस का होता है। देखिए, ऑप्शन डी को देखते हैं तो यहाँ विल पास, यानी कि यह फ्यूचर टेंस का मॉडल वर्ब है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं तो वुड हैव पास्ड, यानी कि यह हो गया पास्ट टेंस का मॉडल वर्ब, तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी देखते हैं, यह है वुड पास्ट, ये भी पास्ट टेंस का मॉडल वर्ब है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया हैव पास्ड, ये प्रेजेंट टेंस का मॉडल वर्ब है, जो कि एकदम सही होगा। तो ये सही सेंटेंस हो जाएगा, आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया बिफोर 3 months हैव पास्ड, यानी 3 महीने बीतने से पहले मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीपक एग्रीड डैश ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ दिया गया है एग्रीड, तो एक नियम जान लीजिएगा, कभी भी एग्रीड के साथ 2 ही प्रीपोजिशन लगता है। एक तो लगता है टू और दूसरा लगता है विथ। यहाँ पर ऑप्शन ए में जो ऑफ दिया गया है और ऑप्शन सी में ऑन दिया गया है, तो ये कभी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्रीड ऑफ और एग्रीड ऑन कभी नहीं होता है। जब भी होगा एग्रीड विथ होगा और एग्रीड टू होगा। तो चलिए इसका एक नियम देख लेते हैं। एग्री के साथ विथ तब लगता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने की बात करते हैं, जैसे एग्री विथ हिम, एग्री विथ राम, एग्री विथ सीता, तो यहाँ हो जाता है विथ। और टू का प्रयोग तब होता है जब हम किसी वस्तु या विचार से सहमत होते हैं। तो टू के लिए सेंटेंस जैसे हो जाएगा कि आई एग्री टू हिज प्रपोजल, यानी मैं उसके प्रस्ताव से सहमत हूँ। या फिर हो जाएगा आई एग्री टू हिज व्यूज, यानी कि मैं उसके विचार से सहमत हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो कह रहा है दीपक एग्रीड डैश ऑल माई व्यूज, तो यहाँ पर माई व्यूज है। अगर सिर्फ मुझसे सहमत होने की बात होती तो यहाँ विथ हो जाता, बट माई व्यूज, मेरे विचारों से वो सहमत है, तो यहाँ पर टू सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दीपक एग्रीड टू ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। दीपक मेरे विचारों से सहमत है, लेकिन उसके माता पिता सहमत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है डैश ऑफ द 10 persons विल अपीयर इन द कोर्ट। तो यहाँ पर 10 लोगों की बात हो रही है। 10 लोगों में से कोई है जो कि कोर्ट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो आइदर है, आइदर का प्रयोग हमेशा 2 लोगों के लिए होता है। जब 2 लोगों के बीच की बात होती है तब आइदर का प्रयोग होता है। वैसे ही हम ऑप्शन सी पे देखते हैं नाइदर, तो नाइदर का भी प्रयोग 2 लोगों के बीच की बातें होती हैं तब होता है नाइदर का प्रयोग। ऐसे ही बोथ जो होता है, ये तो बोथ 2 ही लोगों के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बोथ भी नहीं होगा। एनी जो है यह कितने भी लोगों के साथ प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ 10 लोगों की बात हो रही है, 10 persons की बात हो रही है, तो एनी सही हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, आइदर, नाइदर और बोथ, ये जब भी 2 लोगों की बात होती है उसी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर एनी हो जाएगा। एनी ऑफ द 10 persons विल अपीयर इन द कोर्ट, यानी कि 10 लोगों में से कोई कोर्ट में प्रेजेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर द ओनली पर्सन डैश कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड।
तो यहाँ पर सही क्या होगा यह हमें देखना है। तो देखिए कभी भी जब पर्सन की बात होती है या किसी भी व्यक्ति की बात होती है तो इसके साथ हु का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हो जाता यू आर द पर्सन, अगर ये ओनली हटा दिया जाए तो हो जाता यू आर द पर्सन हु कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड। तो यहाँ पर अगर ओनली लग गया, अगर तो ओनली लगने के बाद यह हु नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए इसका नियम है ओनली, नन, एनी, फ्यू, लिटिल, ये सारे जब भी किसी सब्जेक्ट के पहले लगे होते हैं तो इसके साथ कभी भी हु का प्रयोग नहीं होता है, तो ये हु का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन बी में विच दिया गया है, तो विच का प्रयोग कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है, यानी कि निर्जीव चीज़ों के साथ होता है, ठीक है। और जो हुम है यह भी नहीं होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा दैट, ठीक है। तो यहाँ सही सेंटेंस हो जाएगा यू आर द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड, यानी कि आप ही सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो कि समय के साथ उसकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यह हमें देखना है। तो देखिए यहाँ बात कर रहा है फ्यूचर टेंस की। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ जो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है यह फ्यूचर में चला जा रहा है, तो इसके साथ जब भी लगेगा आगे का मॉडल वर्ब यह लगेगा फ्यूचर का, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हो जाएगा सही आंसर विल बी। इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल। अगर आप इस एग्जाम में अगले साल अच्छा करते हैं तो मेरा प्रयास सफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विल बी। और देखिए हैव बीन का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी लगता है हैव बीन या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगता है। वुड हैव बीन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वुड हैव बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, और हैज बीन नहीं लगेगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो हमें फ्यूचर ये तीनों ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। फ्यूचर टेंस का वर्ड हमें मिल रहा है विल बी ऑप्शन नंबर ए में, जो कि नेक्स्ट ईयर के साथ मैच करता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्क्ड मैन डैश अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि नकाबपोश जो लोग हैं इन्होंने सिक्योरिटी वैन को मोटरवे यानी कि रास्ते में क्या किया तो रोक लिया। तो जब भी होगी यहाँ पर जबरदस्ती रोकने की बात होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्ड अप। हेल्ड अप जो है यह एक फ्रेजल वर्ब है, और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब चारों दिए गए हैं। तो हेल्ड अप मीन्स होता है जबरदस्ती रोकना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मास्क्ड मैन हेल्ड अप अ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटरवे। नकाबपोश लोगों ने सड़क पर एक सुरक्षा वैन को रोक लिया। इसके अलावा अदर ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी में दिया है हेल्ड ऑन, तो हेल्ड ऑन मीन्स होता है रुकना। ऑप्शन बी में दिया गया है हेल्ड फोर्थ। हेल्ड फोर्थ मीन्स होता है विस्तार में बोलना, विस्तार से बोलना। हेल्ड फोर्थ मीन्स होता है विस्तार से बोलना। और हेल्ड आउट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, यानी रुकावट पैदा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिया गया है वी डैश नॉट हरी वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी हमें पर्याप्त समय मिला हुआ है तो हमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नीड। वी नीड नॉट हरी वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी समय है। तो यहाँ पर वुड, मस्ट और शुड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए जो यहाँ वुड दिया गया है यह पास्ट टेंस का वर्ड है, और शुड भी जो है यह पास्ट टेंस का वर्ड है। तो ये दोनों यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। वी हैव यानी कि प्रेजेंट टेंस में जब है तो यहाँ पास्ट टेंस जा ही नहीं सकता है, तो वी शुड और वी वुड नहीं होगा। यहाँ मस्ट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब मस्ट को हम रखते हैं तो बन जाता है वी मस्ट नॉट हरी, जो कि एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें जल्दीबाजी करना जरूरी नहीं है। ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। यहाँ नीड होगा, क्योंकि देखिए नीड जब लगाएंगे तो वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सही सेंटेंस बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो स्पेलिंग मिस्टेक से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या होगा यह हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए गार्ड के साथ अगेंस्ट लगेगा। गार्ड अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू टेक केयर
टू टेक केयर, टू अवॉइड समथिंग और समवन, यानी कि किसी चीज़ से हमें बचाव करने के लिए यहाँ पर गार्ड अगेंस्ट की बात की जाती है। तो गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स सही होगा। गार्ड आफ्टर, गार्ड एबव एंड गार्ड एट, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ गार्ड अगेंस्ट सही अप्रोप्रिएट वर्ड बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। देखिए यहाँ पर पपीज के झुंड की बात हो रही है, पपीज के समूह की बात हो रही है। पपीज मीन्स कुत्ते का बच्चा, तो कुत्ते के बच्चों के समूह की बात हो रही है, तो यहाँ इसके साथ लगेगा लीटर। देखिए लीटर एक नाउन है और लीटर मीन्स होता है अ नंबर ऑफ बेबी एनिमल्स दैट वन मदर गिव्स बर्थ एट द सेम टाइम, यानी कि जानवर के बच्चों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी माँ ने उसी टाइम पैदा किया हो, उसी टाइम जन्म दिया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीटर। द लीटर ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, यानी कि जो कुत्ते के बच्चों का समूह है वह दूध का शौक रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डाइड डैश टीबी, यानी कि टीबी से उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बीमारी से किसी के मृत्यु होने की बात हो रही है, तो यहाँ जब भी लगेगा ऑफ लगेगा। ही डाइड ऑफ टीबी। देखिए इसका नियम देख लेते हैं। जब कोई बीमारी से मर जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब कोई बीमारी से ग्रसित है यानी कि सफरिंग कर रहा है किसी बीमारी से, तो उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाइड ऑफ कैंसर, यानी कैंसर से मृत्यु, और सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यानी कि कैंसर से पीड़ित। ठीक है, तो यहाँ पर डाइड ऑफ टीबी, यानी कि टीबी से मृत्यु हुई है तो ऑफ का प्रयोग होगा। वहीं टीबी से ग्रसित होता है तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। ही डाइड फ्रॉम टीबी, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही डाइड ऑफ टीबी। तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।